हेलो एंड वेलकम टू प्लेटोनिक। मेंस के लिए प्लेटोनिक लेकर आ रहा है आईआर सीरीज। तो उसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो एजेंडा इस लेक्चर का ये होगा कि हम पहले देखेंगे कि सार्क कब इस्टेब्लिश हुआ, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे सार्क के। हम देखेंगे कि सार्क ने अब तक क्या अचीव किया है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, किन इश्यूज के साथ वो बैटल कर रहा है और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो सार्क से रिलेटेड हैं और किस तरीके से सार्क नेशंस को आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर की और इसके अलावा सभी जो प्लेटोनिक चैनल पे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो लेट अस बिगिन विद सार्क्स इंट्रोडक्शन। तो ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से समझिए कि रीजनल है, किस रीजन को कवर करती है? साउथ एशिया को कवर करती है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच मीन्स मोर देन वन कंट्री आर इन्वॉल्व्ड ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। Then it was formed in 1985. हेडक्वार्टर कहाँ है सार्क के? काठमांडू, नेपाल में है। तो ये है सार्क के नेशंस: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। Let us look at the objectives of सार्क कि जब सार्क बना तो क्या विचारधारा थी, किस विजन के तहत सार्क को बनाया गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज थी कि जो साउथ एशिया के लोग हैं, साउथ एशिया को एज अ रीजन कलेक्टिव उसकी अपलिफ्टमेंट करना सार्क का विजन या एम रहा है। जिस तरीके से आप देखिए कि यूरोप में यूरोपियन यूनियन है, साउथ ईस्ट एशिया में आसियान है एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल ग्रुपिंग्स। इसी तरह कोशिश थी कि साउथ एशिया में भी एक सक्सेसफुल ग्रुपिंग बने ताकि यहाँ के जो लोगों का है उनका वेलफेयर हो सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की इन्हेंसमेंट हो सके, इम्प्रूव हो सके। इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, इस सारे ही रीजन में इन सबको एक्सेलरेट करना सार्क का एम था। देन टू प्रमोट एंड स्ट्रेंथन कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस भी हो, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस हो, यानी पूरा रीजन अपने आप में सेल्फ रिलायंट बन सके, साउथ एशिया among the countries of South Asia. Now contribute to mutual trust, ताकि ये जो countries हैं हमेशा से सिक्योरिटी डायलेमाज, इनसिक्योरिटी डायलेमाज रहे हैं इन countries में आपस में। तो कोशिश ये थी कि किसी तरीके से म्यूचुअल ट्रस्ट को इन्हेंस किया जा सके, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को हम समझ सकें, और क्योंकि रीजन एक ही है तो एक जैसी सी प्रॉब्लम से हम सब गुजर रहे हैं तो उन सब का मिलकर समाधान निकाला जा सके। एक्टिव कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जा सके, म्यूचुअल असिस्टेंस हो इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्निकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सार्क का जो विजन है वो बहुत ब्रॉड है। ये सिर्फ इकोनॉमी को कवर नहीं करने की बात कर रहा है, इकोनॉमी से बढ़कर सोशल, कल्चरल, टेक्निकल, साइंटिफिक, एग्रीकल्चर, इन सभी फील्ड्स में कोलैबोरेशन की बात करता है। स्ट्रेंथन कोऑपरेशन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज प्लस स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स इन इंटरनेशनल फॉर्म्स, यानी साउथ एशिया की कंट्रीज जब इंटरनेशनल फोरम में जाएं तो वहाँ पे भी हम एक कलेक्टिव वॉइस बनकर उभर सकें और अपने कॉमन इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकें। तो सार्क उसके लिए एक अच्छा माध्यम बने, ये विजन था। कोऑपरेट विद इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जिनके हमारे ही जैसे एम हो और पर्पसेस हो। तो ये सब लिखा गया, ये सब सोचा गया और ये विजन बनाया गया सार्क को लेकर। अब देखने वाली बात ये है कि सार्क इन विजन्स पे कितना खरा उतरता है, और अगर खरा नहीं उतरा है तो उसकी क्या दिक्कतें हैं, किन इश्यूज की वजह से सार्क उतना आगे नहीं बढ़ पाया जितना आसियान या यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुपिंग बढ़ पाए हैं। सार्क की कुछ अचीवमेंट्स देखते हैं। जो मेंबर स्टेट्स हैं सार्क के, 8 मेंबर स्टेट्स आर देयर जिनको अभी हमने देखा। नाउ दे हैव एग्रीड कि हम कोऑपरेशन करेंगे किन एरियाज पे? एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट में। तो आप देखिए
एक कोई भी एक रीजन होता है तो उसके सेम इश्यूज होते हैं, राइट। तो वहाँ पे सभी कंट्रीज, चाहे बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, एवरीबडी इज हैविंग एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के इश्यूज, तो उन पे कोलैबोरेट किया जा सके, एजुकेशन पे, कल्चर पे कोलैबोरेशन हो, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, ट्रेड, फिनेंस, एनर्जी, इन्वायरमेंट, यहाँ तक कि टूरिज्म और साइंस एंड टेक में भी कोलैबोरेशन की बात करी गई। इंस्टीट्यूशंस देखिए, सार्क में है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बनी थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ सार्क, so it is situated in India, South Asian University. Then there is this regional standards organization जो ढाका में है, सार्क डेवलपमेंट फंड है जो भूटान में है, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है जो पाकिस्तान में है, और सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया गया। पर इसमें क्या है कि ये सिर्फ गुड्स तक लिमिटेड है, इसमें सर्विसेज कवर नहीं होती है। जो साफ्टा है, सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो इसमें क्या है कि कस्टम ड्यूटीज़ कम करी जाए और आपस में ट्रेड इन कंट्रीज़ में इन्हेंस हो, इसलिए साफ्टा साइन किया गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट इसकी लिमिटेशन सबसे बड़ी यही है कि सिर्फ गुड्स तक ही सीमित है, इसमें सर्विसेज कवर नहीं होती हैं। इसके अलावा साउथ एशिया सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट इज ऑल्सो देयर, साप्टा, एंड देन देयर इज ट्रेड इन सर्विसेज। तो सर्विसेज में ट्रेड के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये हम सार्क की अचीवमेंट्स में काउंट करते हैं। इसके अलावा सार्क यूनिवर्सिटी का भी विजन है और सार्क सैटेलाइट भी लॉन्च हुई। सो दीज हैव बीन द अचीवमेंट्स ऑफ सार्क। अब देखते हैं कि इस ग्रुपिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। जब हम सिग्निफिकेंस देखेंगे तो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हमारे लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है सार्क की। तो देखिए, सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। साउथ एशिया एक रीजन है, वहाँ पर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है, या चाइना का ये लॉन्ग टर्म विजन है कि वो साउथ एशिया में अपने इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करे। आप इंडियन ओशन में देखेंगे तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत इट इज़ बिल्डिंग पोर्ट्स, ठीक है। और इवन अगर आप इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे तो भूटान के अलावा ऑलमोस्ट ऑल हैव साइंड BRI, दे आर पार्ट ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान से CPEC गुजर रही है, एंड चाइना एंड पाकिस्तान आर कोलैबोरेटिंग इन अफगानिस्तान ऑल्सो। श्रीलंका में है, चाइना इज डेवलपिंग पोर्ट्स, हम्बनटोटा पोर्ट इज देयर, राइट। सो Chinese influence is increasing in the region. China with its deep pockets and with its expansionist policies, वो अपने influence को बढ़ा रहा है साउथ एशिया में। Now this is a matter of great concern for Indian foreign policy, right? अब South Asia has been traditionally under India's sphere of influence. India यहाँ पे first responder रहा है, right? So when China's influence is increasing, we are concerned. सार्क here can play a big role. अगर सार्क को हम स्ट्रेंथन करते हैं, सार्क एज अ ग्रुपिंग एम्बोल्डन होता है, तो उसमें इंडिया लीडिंग पोजीशन में है, राइट। इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री साउथ एशिया में, चाहे आप टेरिटरी वाइज देखिए, चाहे आप पॉलिटिकल क्लाउड देखिए, इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे जो रेपुटेशन है वो देखें आप, इंडिया की इकोनॉमी देखें आप इंडिया की, तो बाकी सभी कंट्रीज से इंडिया इज़ अहेड, राइट। नाउ ये एक इशू ऑफ कंसर्न भी बनता है, एक मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट भी बनता है, उसको हम आगे देखेंगे। बट अभी सिग्निफिकेंस में हम इतना बोल सकते हैं कि सार्क को स्ट्रेंथन किया जाए अगर, तो जियो स्ट्रैटेजिकली हमारी हेल्प कर सकता है बाय काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, राइट। दूसरा पॉइंट कहता है द रेलिवेंस ऑफ सार्क इज स्टिल प्रेजेंट। अच्छा, अभी क्या हुआ कि सार्क की 2014 में आखिरी बार समिट हुई थी, आप देख सकते हैं कि उसके बाद से समिट नहीं हो रही है सार्क की, एंड रीजन इज दैट इंडिया सेज पाकिस्तान इज प्रमोटिंग टेररिज्म, विच आर ट्रू, है ना। दिस इज अ ट्रू कंटेंशन ऑफ इंडिया दैट पाकिस्तान इज प्रमोटिंग टेररिज्म। पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद से 2014 के बाद से सार्क समिट्स नहीं हो रही हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न। सी राजा मोहन हैं जो एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, वो ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द कैमल दैट हैज़ स्लोड डाउन द कैरावान ऑफ सार्क। तो सार्क धीमा पड़ गया है, सार्क की रेलिवेंस पे, उसकी सिग्निफिकेंस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठने लगे हैं। तो अब
दूसरी ओर क्या बोला जा रहा है कि छोड़ दो सार्क को एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स बिम्स्टेक विच इज अनदर ग्रुपिंग, राइट। बट वी ऑल्सो नो कि बिम्स्टेक में ठीक है, वी कैन मूव टुवर्ड्स बिम्स्टेक, वी कैन स्ट्रेंथन बिम्स्टेक, बट देन देर आर 3 countries of this region which are not part of BIMSTEC. पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड मालदीव्स, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ बिम्स्टेक। तो इसकी वजह से बिम्स्टेक का रोल यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड हो जाएगा और सार्क की रेलेवेंस मेंटेन रहेगी बिकॉज दीज 3 countries आर पार्ट ऑफ सार्क। रीजनल स्टेबिलिटी की अगर बात करें, देखिए अगर सार्क एज अ ग्रुपिंग स्ट्रेंथन होती है तो उससे रीजनल स्टेबिलिटी इन्हेंस होगी। अगर अभी आप साउथ एशिया की तरफ देखेंगे तो यू विल लुक एट नेपाल which is having economic crisis, you will see Sri Lanka which is having economic crisis, और पाकिस्तान की तो बात ही क्या है, right? So many countries in South Asia are struggling with their economies. It somewhere hints that SAARC as an organization is not functioning well because these all are part of SAARC, right? और अब जब economies सफ़र करती हैं तो उससे कहीं ना कहीं और क्राइसिस क्रिएट होते हैं जिसका रीजन की स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। देन चाहे आप रोहिंग्या क्राइसिस देख लीजिए जो बांग्लादेश सफ़र कर रहा है, रेफ्यूजी क्राइसिस, राइट। सो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन साउथ एशिया दे आर सफरिंग विद वन और द अदर क्राइसिस। रीजनल जो रीजन है उसमें स्टेबिलिटी लैकिंग है। अब रीजन में स्टेबिलिटी लैकिंग होगी तो जो सबसे बड़ा कंट्री होगा उस रीजन में उस पर बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ भी क्रिएट होंगे, राइट। सो इंडिया इज़ ट्राइंग टू हेल्प श्रीलंका, ट्राइंग टू हेल्प नेपाल टू ओवरकम देयर इकोनॉमिक क्राइसिस, बट उसके जो फॉलआउट्स हैं उसको इंडिया को भी सफ़र करना पड़ सकता है। तो रीजनल अगर सार्क को स्ट्रेंथन किया जाए तो एक रीजनल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, एक म्यूचुअल ट्रस्ट का इन्वायरमेंट रहेगा, डेवलपमेंट होगी विच इज़ इन फेवर ऑफ इंडिया एज वेल एज द इंटायर साउथ एशिया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक पॉइंट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इंडिया सार्क में एक ग्लोबल लीडरशिप का रोल प्ले करता है। जब इंडिया सार्क को लीड कर रहा है और रीजन में स्टेबिलिटी बनी हुई है तो जो हमारे क्लेम्स हैं कि हमें यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलनी चाहिए या हम ग्लोबल लीडरशिप विश्व गुरु होने की बात करते हैं, तो इन चीज़ों को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, इन क्लेम्स को एक स्ट्रॉन्ग पावर मिलती है जब हम ये बातें कहते हैं। ओके, नाउ SAARC is also important for India's foreign policy की 3 perspectives. 1, Act East policy. ठीक है, बांग्लादेश is a part of SAARC and then through SAARC we are trying to fulfill the goals of Act East policy. जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि हम अपने नेबर्स की हेल्प करेंगे और अपनी फॉरेन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा अहमियत उनको देंगे, वो भी सेटिस्फाई होती है व्हेन इंडिया लीड्स SAARC। एंड देन देयर इज दिस गुजराल डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन रेसिप्रोसिटी दैट वी विल हेल्प आवर नेबर्स विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रेसिप्रोकल हेल्प, राइट। सो ऑल दीज 3 पॉलिसीज गेट सेटिस्फाइड थ्रू SAARC। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक तो हमने देखे कि सार्क की अचीवमेंट्स क्या हैं, सार्क की सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखेंगे कि क्यों ये ग्रुपिंग ज़्यादा बढ़ नहीं पाई है, क्या इश्यूज़ हैं। देखिए, हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है साउथ एशियन नेशंस में, सिक्योरिटी डायलेमा है और सबसे ज़्यादा किस में है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो इतना ज़्यादा जब सिक्योरिटी डायलेमा है तो किसी भी ग्रुपिंग का सफल होना उस पर क्वेश्चन मार्क्स उठ जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के साथ भी यही हो रहा है इन दी केस ऑफ SAARC। अब पाकिस्तान थ्रोज अ वेट ब्लैंकेट ऑन एनी इनिशिएटिव, उसका एक तरीके से यही प्रोपेगेंडा रहता है पाकिस्तान का कि वो SAARC द्वारा कोई भी अगर नया इनिशिएटिव आता है तो उसको रोकने की कोशिश करता है, चाहे वो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हो, चाहे SAARC सैटेलाइट का इशू हो और कोई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हों। सो पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन वेरी सपोर्टिव टू द आइडिया ऑफ SAARC। नेक्स्ट, इनसिक्योरिटी डायलेमा है विद इन द रीजन। तो जो भी कंट्रीज़ हैं, नेशंस हैं, दे आर नॉट रेडी टू ट्रांसफ़र देयर सोवरेनिटी। ये हमें EU में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। वहाँ पे जो नेशंस हैं उन्होंने पूल्ड सोवरेनिटी का कंसेप्ट है वहाँ पे, राइट। शेयर्ड सोवरेनिटी है, पूल्ड सोवरेनिटी है। यहाँ पे कंट्रीज़ आर वेरी रिलक्टेंट टू शेयर देयर सोवरेनिटी, दे आर fearful of what they allege as big brother attitude of India, ठीक है। So they view, obviously India is big in terms of territory, in terms of economy
and so this huge asymmetry between India and the other nations, it creates this scenario, big brother attitude scenario. Now besides that there is another issue. एक आसियान आइडेंटिटी है, यूरोपियन आइडेंटिटी है, बट देर इज नो साउथ एशियन आइडेंटिटी. वी आर डिवाइडेड बिटवीन इंडियंस, पाकिस्तानी, श्रीलंकन्स एंड बांग्लादेशीज, राइट? सो साउथ एशियन आइडेंटिटी इज समवेयर लैकिंग, विच वी कैन से इज अ बिग इशू इन द सक्सेस ऑफ सार्क. इश्यूज कुछ और भी हैं, जैसे प्रोटेक्शनिज्म है बहुत ज़्यादा रीजन में. प्रोटेक्शनिज्म हम इकोनॉमिक टर्म्स में बोल रहे हैं कि इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमीज हैं, राइट? एक बात और भी है कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं, साउथ एशिया एक रीजन है और उनकी एक जैसी सी जोग्राफीज़ हैं. जो चीज़ बांग्लादेश में ज़्यादा उगाई जा रही है वही इंडिया में ज़्यादा उग रही है, जो श्रीलंका में उग रही है वही मालदीव्स में हो रहा है, राइट? अफगानिस्तान, पाकिस्तान की इकोनॉमीज़, एग्रीकल्चर एक जैसा आपको देखने को मिलेगा. नेपाल, भूटान में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी. तो जो ट्रेड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होने के बजाय कॉम्पिटिटिव हो जाता है, राइट? बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो इंट्रा रीजनल अगर आप ट्रेड देखेंगे तो बहुत ही लो है, विच इज़ जस्ट 5% ऑफ द टोटल ट्रेड. साउथ एशिया में जितना भी ट्रेड हो रहा है, सार्क सिर्फ उसका 5% इंट्रा रीजनल ट्रेड है, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है, लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी नहीं है जैसे आपको आसियान या EU में देखने को मिलेगी. पॉलिटिकल विल कम है. देखिए किसी भी ग्रुपिंग की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हो. बट आप पाकिस्तान का केस देखिए तो एक बातें बोली जाती हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है दैट इज़ 10% अबाउट पाकिस्तान एंड 90% इट इज़ अबाउट एनिमिटी विद इंडिया. इस बेस पे वहाँ की वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है. सो जब दो देशों में इस तरीके के रिश्ते होंगे, ऐसी पॉलिटिकल विल होगी, पॉलिटिकल विल का एब्सेंस होगा, तो किस तरीके से कोई ग्रुपिंग सक्सीड होगी. सो दिस इज अ इशू विद सार्क ऑल्सो. नेक्स्ट इज टेररिज्म. 2014 के बाद कोई समिट नहीं हुई है सार्क की एंड द रीजन इज टेररिज्म. सो इट कैन नॉट हैपन. इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि हम और एरियाज में कोऑपरेशन करते रहें और आप हमारे यहाँ टेररिस्ट भेजते रहें. सो वी आर नॉट रेडी फॉर दैट. Also the member countries turned, Pakistan proposed कि we can have a summit, but the member countries turned down this proposal owing to terrorism. Then Indian Foreign Minister S. Jaishankar वो कहते हैं he has noted that there are 3 key challenges. SAARC has to overcome those challenges. सबसे बड़ा तो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहे हैं. ऑब्स्ट्रक्टिंग ट्रेड बहुत अच्छा नहीं है साउथ एशियन नेशंस में, हमने अभी देखा. तो इस ट्रेड ऑब्स्ट्रक्शन को ख़त्म करना है, टेररिज्म को ख़त्म करना है और जो कनेक्टिविटी है उसको और स्ट्रेंथन करना है. सो दीज आर द 3 challenges बिफोर सार्क. इसी संदर्भ में अब तक हमने जो भी डिस्कशन करी है उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो सार्क के बारे में हैं. तो एस जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं, इन आर व्यू एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स इज अ प्री कंडीशन, ना सिर्फ for the fruitful cooperation but for the very survival of the region. Now elimination of terrorism is not just a issue of cooperation कि हम तभी cooperate करेंगे, but it is very necessary for the survival of this region, South Asia. इनकी statement है. फिर सी राजा मोहन कहते हैं कि पाकिस्तान is the camel which has slowed this SAARC caravan. And then he says कि SAARC is not the only, no longer the only game in the town. No longer the only game in the town. By this he means to say that besides SAARC there is BIMSTEC also. ठीक है, there is BIMSTEC, you can move towards that. There is BBIN. So India can invest its energies in these platforms. परमित पाल चौधरी जी हैं, ये कहते हैं कि with the coming of China in Indo-Pacific, इंडिया वेट नहीं कर सकता कि कब पाकिस्तान रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एग्री करेगा. इससे अच्छे ऑप्शंस ये हैं कि हम सार्क में डायलॉग ओपन रखें, बट उसके अलावा बिम्स्टेक और BBI जैसे चैनल्स को भी स्ट्रेंथन करें.
एस.टी. मुनि जी कहते हैं कि सार्क को हमें एज अ हिस्ट्री नहीं देखना है, इट शुड बी फ्यूचर, इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए। और क्योंकि हिस्टोरिकल रिलेशंस रहे हैं इस रीजन में, तो अब हमें वी शुड बी रिकनेक्टिंग द रीजन एंड नॉट जस्ट कनेक्टिंग इट, राइट। सो दीज आर फ्यू स्टेटमेंट्स, इनका इस्तेमाल आप अपने आंसर्स में कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि सार्क के फ्यूचर के लिए हम ऑप्टिमिस्टिक हैं तो किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, अभी सार्क में ऐसा मैकेनिज्म है कि कोई भी जो प्लान है, जो इनिशिएटिव है, वो तभी आगे बढ़ेगा जब सबकी एनोनिमिटी होगी, मतलब सब एक मत से उस प्लान के लिए, उस इनिशिएटिव के लिए हाँ बोलेंगे। तो इस इशू की वजह से बहुत सारे इनिशिएटिव्स सफल नहीं हो पाते, बिकॉज पाकिस्तान एक्ट्स एज अ रोड ब्लॉक। सो देयर इज दिस सजेस्टेड आइडिया कि आप सबकी एक मत होने की जगह कंसेंसस -1 भी कर सकते हैं, दैट all should agree, but even if one doesn't agree, we can go ahead with that initiative. So this can be a way ahead. इसके अलावा वही बात है कि आप सार्क में डायलॉग ओपन रखें, बट बिम्स्टेक और BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, इस जो ग्रुपिंग है इसको भी स्ट्रेंथन करें। पीपल टू पीपल कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप EU में देखेंगे, आसियान में देखेंगे, हाई लेवल ऑफ पीपल टू पीपल कनेक्शन। साउथ एशिया में थोड़े से कम है, तो इसे हमें साउथ एशियन डायस्पोरा को स्ट्रेंथन करना है, पीपल टू पीपल कनेक्शंस इंप्रूव करने हैं। देन सार्क की मीटिंग्स ही बहुत कम हो रही हैं। हमने अभी देख लिया, समिट है जो 2014 के बाद हुआ नहीं, और वैसे भी जब रेगुलर समिट्स हो रहे थे तब भी मीटिंग्स बहुत कम हुआ करती थी। ट्रस्ट डेफिसिट है यहाँ पर। आसियान मीट्स ओवर 100 टाइम्स अ ईयर अलग अलग इश्यूज पे, और सार्क का आप देख सकते हैं कि इतनी रेगुलर मीटिंग्स नहीं होती। तो कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ट्रस्ट डेफिसिट कैसे ब्रिज होगा, राइट। म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ाने के लिए देयर शुड बी मोर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, इंडिया शुड बी मोर प्रेगमेटिक व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड सार्क। जो बायलेटरल डिफरेंसेस हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दे शुड नॉट एक्ट एज अ रोड ब्लॉक इन रीजनल प्रोस्पेरिटी। हमें ओवरऑल रीजनल प्रोस्पेरिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऑल द नेशंस, दिस इज फॉर ऑल द नेशंस। स्मॉलर कंट्रीज को आप लीडिंग रोल दे सकते हैं, उससे जो बिग ब्रदर एटीट्यूड का एलिगेशन जो वो लगाते हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होगा, ट्रस्ट डेफिसिट ब्रिज होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा। रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हेंस करना चाहिए। जब तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी नेशंस के बीच में, तो इट इज डिफिकल्ट दैट एनी कोऑपरेशन कैन टेक प्लेस। पॉलिटिकल विल की हम पहले भी बात कर चुके हैं। अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ SAARC. So with this, we have completed in a comprehensive manner SAARC. Next, we will be coming up with other groupings also. So you stay tuned to Platonic. और इस वीडियो के प्लस बाकी सभी वीडियोस के जो PDF हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। So thank you so much. Stay tuned to Platonic.